हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 32, जहां पर हम जानने वाले हैं प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव, यानी एंशिएंट टाइम पीरियड में कौन कौन से सोशल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारा आर एस शर्मा कंप्लीट होने वाला है। बस ये लास्ट के 2-3 चैप्टर्स थे और इसमें कोई पर्टिकुलर आपका टॉपिक जैसे कि कोई टाइम पीरियड कवर नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपकी जो समझ विकसित करते हैं ना, वो है ये चैप्टर्स। ठीक है, तो बस आज ऐसा ही चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें जानना है कि पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री था, स्टोन एज मतलब पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज, वैदिक काल, फिर हमने पढ़ा महाजनपद, फिर मगध के बारे में पढ़ा, मौर्यंस के बारे में पढ़ा, मौर्योत्तर काल, गुप्ता काल, वर्धन। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है ना, इसमें किस तरह का सोशल चेंज हुआ वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो बस वही बदलाव बताता है इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। बाकी यहाँ पर हमारे बैच की डिटेल है। आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है 2024 के एग्जाम को देना चाहते हैं एक प्लान मैनर में, तो आप नोट मतलब बिल्कुल भी डाउट मत करिए और जाइए, जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि कुछ नहीं आता है तो जाके सेल्फ स्टडी करो, नहीं, 5 महीने में क्या सेल्फ स्टडी। तो अभी क्या चाहिए आपको, एक प्रॉपर गाइडेंस, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर जो चीजें टीचर्स पढ़ाएंगे उसकी हेल्प लेते हुए आप 2024 के प्रीलिम्स में अपीयर करिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। बाकी यूट्यूब पे हमारी सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं। चाहे हम करंट अफेयर की बात करें या जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स की बात करें, तो वहां से भी आप उन फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। जानते हैं इस चैप्टर में क्या बोलना चाह रहा है, शुरुआत कैसे करते हैं। तो प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव, सामाजिक बदलाव कौन से सामाजिक बदलाव की बात कर रहा है, समाज में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज का समाज कैसा है, तो आप समाज में जो भी हमारे जो आजकल की विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करना है उसको नहीं बताएंगे। समाज का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे इस पूरी सोसाइटी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका ढांचा कैसा है, ऊंच नीच कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, भेदभाव कैसी है, जटिलता क्या आई है, क्या चीजें सरल हुई हैं, ये है जो हम समाज में ऑब्जर्व करते हैं। तो बस यहाँ पर इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। और ये जो जानेंगे वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, जिसको बोल रहा है ये प्राचीन काल या फिर एंशिएंट टाइम पीरियड की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर जितनी भी हम जानकारी लेने वाले वो कहाँ से, पाषाण काल से उसकी शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगी, 7th सेंचुरी एडी तक, यानी कि वर्धन काल तक वाला समय है ना, उसके समाज की मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाली हूँ या ये चैप्टर बताने वाला है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पाषाण काल का समाज कैसा था। ओके, पाषाण काल वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ के समाज के बारे में बहुत कम जानकारी होगी और जो भी जानकारी होगी वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होगी। फिर दूसरा जिसे आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे देश की पहली नगरीय सभ्यता, इसका समाज कैसा था, इसके बारे में भी हमें जो जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। क्यों जी, इसलिए क्योंकि ये लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन जो भी इन्होंने लिखा है वो हम नहीं पढ़ पाए हैं, यानी कि अभी तक हम उसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो इनका समाज कैसा था वो भी हमारे जो साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके बेसिस पर हमने बताया, तो बहुत डिटेल हमको नहीं पता लगता है। फिर आ जाते हैं हम वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में भी 2 टाइम पीरियड है, यानी वैदिक काल के समाज में हमें चेंज दिखाई दिया। एक जिसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल और दूसरा जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड और लेटर वैदिक टाइम पीरियड। ओके, तो ये जो वैदिक काल का समाज था इसके बारे में भी हमें जो जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम रिलाई करने लग जाते हैं लिखित साक्ष्य पर, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड में जो भी चीजें चल रही थी वो मौखिक चल रही थी, वर्बली चल रही थी, और आगे जाकर सैकड़ों वर्ष के बाद से उसको कंपाइल किया गया, उसको लिखित रूप दिया गया। तो हम पूरी तरह से तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन काफी कुछ ऐसा है जो वैदिक समाज के बारे में बताता है, स्पेशली जो 600 ईसा पूर्व के बाद वाला समय है जिसे हम बोलते हैं महाजनपद काल। वहां पर जब लिखने की कला चालू हुई तो उन्होंने काफी कुछ वैदिक समाज के बारे में बताया। तो कंपेयर
रिलेटिवली हमें वैदिक समाज के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। ओके, फिर हम आ जाते हैं महाजनपद काल, या फिर इसको बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था 600 बीसी का, उसको हम बुद्ध काल के नाम से जानते हैं। तो बुद्ध काल से जो सामाजिक ढांचा है ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखाई देता है। कब तक? हम देखते हैं इसे गुप्त काल तक। तो ये हम जानेंगे कि बुद्ध काल से गुप्त काल तक कौन सी सामाजिक व्यवस्था चली आ रही थी, और फिर समाज में एक नया परिवर्तन हुआ जो हमें कब दिखाई देता है? वर्धन काल में, या पुष्यभूति डायनेस्टी जब रूल करती, या फिर इसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए और समाज में वही जो चेंज थे वो इस प्राचीन काल को मध्य काल की ओर ले गया। जिसे आपने बोला मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे हुई थी? वहां वाले चेंज को तो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए हैं। मैंने बताया था ना कि क्या बदलाव हुआ कि हम प्राचीन से मध्यकाल की ओर गए। तो ये तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, जहां पर हम जान रहे थे कि कैसे भूस्वामी का उदय होता है, मतलब जो सामंती व्यवस्था है वो उद्भव होती है। वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में लैंड दान दिया जा रहा था, ताकि वो वहां पर जो लोग हैं उनसे ना केवल खेती करा के अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, बल्कि उनको वर्ण व्यवस्था के अनुसार ढाल सके। तो वो सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ कर आए थे, लेकिन ये जो चेंज है ना समाज में, वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना होगा। तो आई होप एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें चैप्टर में क्या चीजें मिलने वाली हैं। कई बच्चों को परेशानी है कि मैम वर्ड टू वर्ड बोर्ड से क्यों देखकर पढ़ाती है। तो देखो भाई, मेरी बाध्यता है, मैं आपको एक बुक पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसीलिए लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि हम किताब ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर डायरेक्ट कोई कंसेप्ट आपको पढ़ाकर चले जाए, फिर आप किताब पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे यार ये वाली लाइन मैम ने जिक्र नहीं किया, ये वाला लाइन जिक्र नहीं किया, तो फिर हमारे लिए वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैं केवल आपको यहाँ पर किताब पढ़ा रही हूँ, एक RS शर्मा बुक को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो कुछ लाइन का चक्कर नहीं होता, तब आओ और समझाओ। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं लाइन टू लाइन भी पढ़ा रही हूँ। तो मुद्दा क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और क्योंकि हम NCERT कवर कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उतने पर ही फोकस करें। ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको दे दिया, बहुत सारे फैक्ट दे दिए, बहुत सारी और चीजें दे दी, तो काफी हैवी हो जाएगा। तो अभी मैं केवल इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी याद हो गई हो, आपको एक समझ विकसित हुई हो। जो हॉरिजॉन्टल चेंज होता है ना, वो आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे एक काल से दूसरे काल में समाज में बदलाव हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, आर्थिक रूप से चेंजेस हो रहा है। ये आपने समझ लिया, उसके बाद से आप खुद पढ़ के वर्टिकल चीजें ऐड कर सकते हो जो आप चाह रहे हो। फैक्ट है ना, तो वो बहुत मिलेंगे। आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, या फिर आप नए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर ये जो चीजें मिलती है आपका काम होता है उसको ऐड करना। तो पहले हमें चीजों को भारी नहीं बनाना है, पहले उसको हल्के तरीके से पढ़ना है, समझना है, और बार बार रिवाइज करना है। और जब आपका एक फाउंडेशन या बेस प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद से आपको जो मन करे उसमें ऐड करते रहिए, थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे, डायरेक्ट आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्राग वैदिक काल। तो बोलेंगे अच्छा ये कौन सा नया वर्ड यूज हो रहा है? तो राइटर बहुत सुंदरता से बोलता है प्राग वैदिक, प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड। प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड हमने पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? पाषाण काल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखित नहीं मिलता है। उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता आती है और फिर वैदिक काल आता है। तो राइटर इसकी बात करता है कि पाषाण काल से लेके वैदिक काल तक, यानी प्राग वैदिक काल में समाज कैसा था, इसके लिए लिखित स्रोतों का अभाव है। हमें पता ही है ना भाई, पाषाण काल के लोग तो लिखना जानते ही नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन ये जो भी लिखे वो हम पढ़ नहीं पाए। और वैदिक काल के लोग मौखिक रूप से चीजों को लेकर चल रहे थे, इनका जो लिखित साहित्य है उसको साहित्यिक रूप बाद में दिया गया। तो थोड़ा सा वहां पर शंका आता है कि कई सैकड़ों वर्ष के बाद आपने मौखिक रूप से चलती हुई बात को लिखित रूप दिया, तो उसमें जो एक ओरिजिनलिटी है उसमें थोड़ा सा डाउट जाता है कि क्या पता वहां पे कुछ चेंजेस हो गए हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है जहां पर हमें लिखित स्रोतों का अभाव मिलता है। मतलब जो भी जानकारी मिलती है, ज्यादातर आप जो आपको भौतिक रूप से चीजें मिल रही है ना, पुरातात्विक चीजें मिल रही है, आप उन पर रिलाय करने लग जाते हैं। ठीक है,
फिर बोलता है कि पुरातत्व जिस पर हम पूरी तरह से डिपेंड हैं इस टाइम पीरियड के बारे में जानने में, ये जो 3 टाइम पीरियड है, तो पुरातत्व से प्रकट होता है कि पूरा पाषाण, अब जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड है, स्पेशली इसके और इसके बारे में तो हम पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। तो राइटर अब वन बाय वन सबको बताएगा। सबसे पहले बात कर रहा है पाषाण काल की, कि जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पे हमें पता लगता है कि पूरा पाषाण युग में पहाड़ी इलाकों में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, शिकार करते थे, वनों से कंदमूल और फल बटोरते थे। तो देखिए पाषाण काल का 3 टाइम पीरियड में, पाषाण काल को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे आप बोलते हैं पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, दूसरा जिसे आप बोलते हैं मध्य पाषाण काल या फिर मीजोलिथिक टाइम पीरियड, तीसरा जिसे आप बोलते हैं नव पाषाण काल या फिर नियोलिथिक टाइम पीरियड। ओके, अब राइटर बोल रहा है कि जो हमें पूरा पाषाण काल के एविडेंसेस मिले, पूरा पाषाण काल कब से कब तक, लगभग 5 लाख या 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर जो 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है, उन टाइम पीरियड को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ओके, अब राइटर यहां पर बोलता है कि इस टाइम पीरियड के जितने भी एविडेंसेस मिले हैं वो ये बताता है कि इस काल के लोग भारत में जहां भी दिखाई दिए वो लोग क्या करते थे, वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, क्योंकि वो लोग सेटल नहीं थे, घर जैसा कोई ढांचा नहीं था, तो बारिश भी होगी, धूप भी होगी, जानवरों से भी डर है, तो अब उनको कहीं शरण लेना पड़ेगा ना। अब शरण क्या, पेड़ के ऊपर तो चढ़ के रहेंगे नहीं 24 घंटे, तो वो ऐसे ही क्षेत्र ढूंढते थे जहां बड़े बड़े पहाड़ हो, पथरीली क्या बोलते हैं गुफाएं हो, ताकि वो दिन में अपना खाना बटोरने, शिकार करने के बाद वहां जाके शरण ले सके। तो इससे हमें पता लगा कि जो इनिशियल स्टोन एज का, पाषाण काल का प्रारंभिक समय था, उस काल के लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे और छोटे छोटे समूहों में रहते थे, क्योंकि समाज जैसा एक प्रॉपर ढांचा नहीं था। 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, इस तरह के ग्रुप बनाकर वो लोग रहते थे, कोई 50 या 100 लोगों का समाज नहीं था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि उनका काम क्या होता था, वो बाहर निकलते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे पत्थर के अलग अलग औजार से। उसके बाद से उन्हें जो भी पेड़ पे फल फूल ये सब दिखाई देते हैं उनको इकट्ठा करते थे और उनसे वो अपना भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो बेसिकली इस ये जो समाज था ना पाषाण काल का इनिशियल वाला, ये वाला समाज था, इसको हम बोल सकते हैं कि ये लोग खाद्य संग्राहक और शिकारी का जीवन जी रहे थे। यानी जो भी प्रकृति इन्हें दे रही है उसको कलेक्ट करना और जानवरों का शिकार करना, इस तरह का समाज था। गुफाओं में रहना, छोटे छोटे समूह इनके हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे मानव ने प्रस्तर युग, प्रस्तर यानी कि स्टोन एज या फिर पाषाण काल के अंत और धातु युग के आरंभ में खाद्य उपजाना और घर में रहना सीख लिया, जहां वे ऊंची जमीन पर रहते थे। अब समाज में कैसा बदलाव आया, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था, लाखों वर्ष का। लगभग लगभग 2 लाख से लेकर 10,000 तक हम मानकर चल रहे हैं। 10,000 ईस्वी से 8,000 ईस्वी, ये जो 2000 सॉरी 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, ये जो 2000 साल का टाइम पीरियड था, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन या फिर इसे हम बोलते हैं मीजोलिथिक टाइम पीरियड, मध्य पाषाण काल। ये वो टाइम पीरियड था जब लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग कर रहे थे, उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो 2000 साल था ना, वो टाइम पीरियड था जब लोग नेचर पर डिपेंड से इंडिपेंडेंट बनने जा रहे थे। यानी जो हम अभी तक गुफाओं में छुप कर रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, पड़ा हुआ जो फल फूल कंदमूल मिलता था उसे खाते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम उन जानवरों को पालना चालू करेंगे, फूड स्टोरेज के फॉर्म में उनको रखेंगे। यानी जानवरों को जरूरत पड़ने पे मारने की जगह अपने पास रखेंगे और तब जरूरत पड़ेगी फिर मारेंगे। और वो फिर आगे देखते हैं हम कि उनके बच्चे या इस तरह का जो व्यवस्था है वो भी आगे चलते हुए दिखाई देता है। फिर हमें पता लगता है कि ये लोग अब खेती करना चालू करेंगे मध्य पाषाण के बाद जो नवपाषाण टाइम पीरियड है। यानी अब ये नेचर जो दे रहा है वो नहीं, बल्कि खुद प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये लोग प्रोडक्शन करेंगे, जानवरों को पालेंगे, खेती करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन्हें एक जगह रहना होगा। तो अब ये लोग परमानेंट सेटल होने लग जाएंगे इस तरह की झोपड़ी वगैरह बनाकर। तो यहाँ पर ये अब पहाड़ों पर नहीं, बल्कि ये खुद अपना घर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले इनको केवल सुरक्षा चाहिए थी, अब ये इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं,
इंडिपेंडेंट मतलब खेती करेंगे। अब खेती के लिए इन्हें समतल भूमि पर उतरना पड़ेगा और समतल भूमि पर उतरकर जब ये खेती करते हैं तो यहाँ पर ये खुद अपने रहने के लिए इस तरह से झोपड़ी की व्यवस्था करते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा समाज दिखाई देगा, यानी 50 लोगों का समूह, 80 लोगों का समूह। अब ये एक सामाजिक ढांचा बनते हुए दिखेगा। समझ में आ गया? तो राइटर यहाँ पर बस यही बताता है कि पाषाण काल में किस तरह से सामाजिक बदलाव हुए। पाषाण काल का जो इनिशियल टाइम पीरियड था, जहां पर हम खाद्य संग्राहक और शिकारी के रूप में थे, शरण लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे। वहीं जब मध्य पाषाण का ट्रांजिशन जोन आया और हम पहुंचे नव पाषाण काल, और पहली बार जब हमने धातु का यूज किया, जिसे बोलते हैं हम तांबे का प्रयोग करने वाला टाइम पीरियड, ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक टाइम पीरियड। तो ये नियोलिथिक और चालकोलिथिक वो टाइम पीरियड है जब हम समतल भूमि में उतरेंगे, वहां पर हम ऊंची जगह पर रहेंगे, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे और इस तरह का स्थायी निवास चालू होगा। यानी यहाँ पर एक बड़ा समाज हमें बनते हुए दिखाई देता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो समझा रहा है उसको समझो। इसका यूज कहां होगा? जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, खुद ब खुद आपको इसका यूज समझ में आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आगे सिंधु घाटी क्षेत्र में, मतलब अब पाषाण काल में तो आपने देखा क्या क्या चेंजेस हुए। पाषाण काल का समाज जब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप 10 सेकंड में बता दोगे जी पाषाण काल में इनिशियली जो इनका समाज था वो 3 से 4 लोगों का समूह हुआ करता था, पहाड़ों में रहते थे, शिकारी, खाद्य संग्राहक के रूप में। यही हमें पता लग पाया है, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन बाद में जो नव पाषाण काल था या ताम्र पाषाण काल था, वहां पर ये सेटल होने लग गए। वहां पर ये खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, खुद अपना स्थायी घर बनाएंगे, झोपड़ी वगैरह, और एक समूह दिखाई देगा, एक सामाजिक व्यवस्था दिखने लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके बारे में? पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता। तो आगे सिंधु घाटी क्षेत्र में किसानों के गांव बसने लगे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके बाद दिखाई देता है? पाषाण काल के बाद। कब से कब तक दिखाई देता है? लगभग हम मानकर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये हमें दिखाई देता है 2700 बीसी से लेके 7050 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, 2700 से 1750 ईसा पूर्व का काल, इसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना। ये वो सभ्यता थी जो कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के पैरेलल, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के पैरेलल थी। ओके, और इसे हम नगरीय सभ्यता बोल रहे हैं, अर्बन सिविलाइजेशन, यानी यहाँ पर हमें प्रॉपर नगर जैसा ढांचा दिखाई देता है, पकी हुई ईंटों के घर दिखाई देंगे, प्लान्ड मैनर में बनाए हुए घर दिखाई देंगे, अच्छी जल निकास प्रणाली दिखती है, समकोण पे काटते हुए रोड्स दिखते हैं। यहाँ पर जो समाज है, समाज में ऊंच नीच भी दिखाई देता है, यानी यहाँ के जितने भी नगर थे वो नगर जनरली 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक जिसे दुर्ग या ऊंचा हिस्सा, दूसरा निचला हिस्सा। यहाँ व्यापारी पुरोहित वर्ग रहते थे, यहाँ पर आम लोग रहते थे, शिल्पी, कृषक वर्ग ये रहते थे। तो सिंधु घाटी क्षेत्र में किसानों के गांव बसने लगे। ये वो टाइम पीरियड था जब हम एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर करने लग जाएंगे। ये वो टाइम पीरियड था कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पे किसान जब खेती करेंगे तो वहीं पर उनके बड़े बड़े गांव बसने लग जाते हैं तथा हड़प्पाई नगर समाज के रूप में परिणत हुए। और जब ये गांव बसे और इन्होंने बड़े लेवल पर खेती की, खेती में इनको जो बेनिफिट हुआ उससे ऐसा ढांचा बनकर आया कि वही आपको नगर में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगरीय समाज दिखाई देने लगता है। और वो नगरीय समाज का आधार क्या था? जो कृषक वर्ग था, वही उसका आधार बना ना। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कैसे, थोड़ा सा हम समझते हैं। अब इनको खेती अच्छे से करने आ गई, ठीक है, किसी क्षेत्र में 100 लोग हैं, अब खेती इतने अच्छे से इन्हें करने आ गई कि अब इन 100 में से केवल 20 लोग ही खेती करके इतना अनाज उपजा दे रहे हैं कि 100 के 100 लोग उस अनाज को खा सकते हैं। तो बाकी 80 लोग जो है उनको अपने अनाज उपजाने की फिक्र तो है नहीं। उनको पता है कि भाई 20 लोगों ने इतना अनाज तो उपजा दिया, तो अब हमें उनसे अनाज लेना है, हमें वो काम पसंद नहीं है, हमें खेती नहीं करनी, हम कुछ और काम करते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा, कोई आभूषण बनाएगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई पुरोहित बनेगा, कोई सेना बनेगा। आप समझ पा रहे हैं? और वो अपनी सर्विस के बदले इनसे जो भी अनाज है वो लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये व्यवस्था जब कायम होती है तो इसको बोलते हैं हम नगरीय ढांचे का विकसित होना। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर बन रहे थे, नो डाउट उसमें एक बड़ा वर्ग तो था, एक शासन करने वाला वर्ग तो था, लेकिन वो जो शासक वर्ग था वो कोई एक इंडिविजुअल शासक नहीं था। मतलब कई सारे जो मजबूत लोग थे, व्यापारी, पुरोहित, उनका ग्रुप मिलकर डिसीजन लेता था, वो शासक वर्ग के रूप में काम
काम करता था। कोई राजतंत्र जैसा इंडिविजुअलिटी वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई राजतंत्र जैसा सेना ढांचा नहीं था। समझ पा रहे हैं? तो बस यहाँ पर यही बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। इनके समाज की बात करें तो यही लोग जो गांव में बसे थे, इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और ऐसी व्यवस्था कायम हुई कि सिंधु घाटी का समाज नगरीय समाज में बदल गया। ये सारी एक्टिविटी होने लग गई। लेकिन हड़प्पाई सभ्यता के लुप्त होने के बाद लगभग हजारों वर्षों तक भारतीय उपमहादेश में शहरी सभ्यता का पुनर्जन्म नहीं हो सका। ये क्यों बोला गया हजारों वर्ष? ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता यहां पर खत्म होती है 1750 के आसपास। हड़प्पा सभ्यता खत्म होने का मतलब ये नहीं कि लोग ही सारे गायब हो गए, लोग मूव कर गए कहीं और। जो ये हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर हमें बड़े बड़े नगर दिखाई देते हैं, इनका नगरीय ढांचा टूटने लगा। जैसे अब जगह जगह पे कूड़ा इकट्ठा होने लगा, नालियों में पानी भरने लग गया, सड़कें टूटने लगी। ये जो व्यवस्था थी धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आई। तो इसीलिए बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग रीजन देते हैं, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड जो रीजन है वो क्या माना जाता है? बाढ़ का आना। हालांकि बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि एक पर्टिकुलर कारण था। ठीक है, तो अब यहां पर यही बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, 1750 में हमने माना ये पतन हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिखाई देता है? वैदिक काल दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो वैदिक टाइम पीरियड आपको दिखता है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 1000 साल का, इस 1000 साल का जो समाज था उसको हम कौन सा समाज बोलते हैं? ग्रामीण समाज बोलते हैं। समझ में आया? यानी पूरा वैदिक काल जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित था। कोई नगरीय ढांचा नहीं दिखाई देता है, कोई पकी हुई मिट्टी के ईंट के घर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई बड़ा लेवल पे व्यापार नहीं दिखाई देता है। तो यहां पर यही बोल रहा है राइटर कि अब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो इसके हजारों साल तक हमें कोई नगरीय सभ्यता नहीं दिखाई देती। आगे चलकर जब 16 महाजनपद बनते हैं, उनमें से एक महाजनपद मगध जो है वो अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ता है। वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके बहुत सारे रीजन थे जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए हैं। फिर जाके ये मगध जो है एक किंगडम में कन्वर्ट होगा, एक बड़ा एम्पायर बनाएगा। तो वहां जाके आपको नगरीय ढांचा दिखना चालू होता है। लेकिन इसके बाद से तो हजारों वर्षों तक हमें ग्रामीण ढांचा ही दिखाई देता है। तो आप समझ पा रहे हो? कोई पूछेगा कैसा समाज था प्राचीन काल का, तो आप पहले प्राग वैदिक काल को डिफाइन करोगे कि जो पाषाण काल है, इनिशियली हमें पता है इनका समाज कैसा था। पशुपालक, खाद्य संग्राहक, गुफाओं में रहते थे। बाद के जो पाषाण काल और धातु वाला काल था उसमें हमें दिखा कि ये थोड़ा सा ऊंची भूमि वाले क्षेत्र में आ गए। ये अब पहले पशुपालक नहीं थे, पहले शिकारी थे। पशुपालक और कृषक बन गए, परमानेंट सेटल होने जो लग जाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। अब आ जाते सिंधु घाटी सभ्यता, ये एक नगरीय समाज था। ओके, और नगरीय समाज कैसे बना? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नगरों का उद्भव हुआ। फिर यहां पर जब नगर का पतन हुआ तो वैदिक काल वाला समाज अब हमें वापस से ग्रामीण समाज दिखाई देगा, जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बस यहाँ इसी के साथ में राइटर इसको कंक्लूड करता है और पहुंचते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जनजातीय और पशुचारी अवस्था। अब जनजाति या पशुचारी अवस्था किसे बोल रहा है? तो आपके लिए बहुत ऐसा सोचकर लगेगा कि भाई कहीं कोई नगर होता है तो वो और बड़े नगर में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हुआ। पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता पर गए, स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक नगरीय समाज था, फिर यहाँ से हमारा डाउनफॉल हुआ और हम वापस से ग्रामीण समाज बने, जिसको हम वैदिक काल के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ पर इसी वैदिक काल के बारे में राइटर बता रहा है। क्या बोल रहा है? जनजाति और पशुचारी अवस्था क्या थी ये देखते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल क्यों? वैदिक काल जो था इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जिसको अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक काल कहा, 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। दूसरा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड, जिसको इन्होंने उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना। क्या चेंज था? क्या
इसमें ग्रामीण समाज नगरीय समाज में बदल गया? बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण समाज ही रहा। यहाँ पर भी ये लोग का ग्रामीण समाज था, यहाँ पर भी ग्रामीण समाज था, लेकिन चेंज क्या आया? चेंज आया लोकेशन में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि इनिशियली ये टाइम पीरियड में ये लोग बसे कहाँ थे? 7 नदियों वाले क्षेत्र में, जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में जानते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ ये लोग कहाँ बसे थे? गंगा घाटी वाले क्षेत्र में बसे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोग थे ना, इनका एग्री इनकी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? वो वो चरवाहे के रूप में थी। एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो खेती या कृषक के रूप में थी, यानी ये लोग खेती किया करते थे। तो ये जो चेंज आया है ना, आप एकदम चरवाहे से कृषक समुदाय में कन्वर्ट हुए, आपका लोकेशन चेंज हुआ। उसके पीछे एक रीजन था, और वो रीजन क्या था? लौह धातु का प्रयोग, जो कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास चालू हुआ। तो जब आप इस समाज की बात करेंगे ना, तो इस समाज को, वैदिक समाज को, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक ऋग्वैदिक समाज और दूसरा उत्तर वैदिक समाज। हालांकि दोनों जनजातीय समाज था, दोनों ग्रामीण समाज था, लेकिन फिर भी चेंज इनकी अर्थव्यवस्था में चेंज आया, इनकी सामाजिक व्यवस्था में। इसके कंपेरेटिवली इसकी सामाजिक व्यवस्था ज्यादा जटिल होती है, जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में हमें लिखित स्रोत मिलने लगते हैं, यानी कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग उस समय तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उस काल के बारे में जो जानकारी देती है ना, ऐसे बहुत सारे हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में हमें लिखित स्रोत मिलने लगते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वो लोग खेती से परिचित होने के बाद भी समाज इनका पशुचारक था। इनका समाज कैसा था? ऐसा था कि इनको खेती करना नहीं आता था? नहीं, खेती करना बहुत अच्छे से आता था। नवपाषाण काल में ही भारत में खेती चालू हो चुकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में खेती चल रही थी, और वो आगे भी जाएगी। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग जो यहाँ 7 नदियों वाले क्षेत्र में रहते थे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, जो लुप्त हो गए, इस 7 नदियों वाले क्षेत्र में जब ये रहते थे, तो यहाँ पर ये खेती करना जानते थे और काम भर की खेती करते भी थे। लेकिन मुख्यतः जो इनकी अर्थव्यवस्था थी, जो इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, वो क्या थी? पशुचारक के रूप में, ठीक है। ये एक जगह रुकते ही नहीं थे, यहाँ से यही मौसम के हिसाब से मूव करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह। मौसम के हिसाब से चरवाहे की जरूरत को, जो चरवाहों की जरूरत होती है कि भाई चारा कहाँ मिलेगा, उस हिसाब से ये मूव करते रहते थे, कभी वापस जाते थे, आते थे, ये सब इनकी व्यवस्था चलती थी। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जो लिखित साहित्य मिले हैं, उनसे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि ये लोग को खेती की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद जो इनका समाज था वो कैसा था? पशुचारक समाज था, ठीक है। ये इस तरह से पशुओं को ग्रुप में लेके, झुंड में लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, पालते थे। ऋग्वेद में, क्योंकि आपको पता है कि इनका समाज कैसा था? पशुचारक समाज था, तो जो इनका वैदिक साहित्य है ऋग्वेद, वो बताता है कि पशु में भी किसका बहुत महत्व था? एक पशु जिसका नाम था गौ। देखो, जिस समय इकोनॉमी जिस पे बेस्ड होगी उसका बहुत महत्व होगा। जैसे आजकल देखते हो जमीन के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं। आपकी जमीन जो भी हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, 5 भाई हो, जब बंटवारा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हमने सुने होंगे, देखे होंगे। राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जमीन का बहुत महत्व है। दूसरा महत्व अब सामने निकल कर आ रहा है पानी का। पानी के लिए देखिए आजकल कितनी लड़ाइयां होती है। स्टेट्स के बीच में बहुत सारे हमें रिवर डिस्प्यूट्स दिखाई देते हैं, जिसके लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स तक गठित किए गए हैं। कंट्रीज के बीच में हमें रिवर का डिस्प्यूट दिखाई देता है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, कि भाई ये जो पानी है इसका कितना भाग हम ले, कितना भाग तुम लो। तो इसी तरह उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी क्या थी? अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की इकोनॉमी बेस्ड थी पशुपालन आधारित, ठीक है। तो उस समय किसका महत्व होगा? पशुओं का महत्व। जैसे आज अगर कोई लड़की का पिता दुल्हा ढूंढने जा रहा है अपनी बेटी के लिए, तो वो जनरली क्या देखता है कि अच्छी जॉब हो, जॉब का इंपॉर्टेंस है, तो देखता है अच्छी नौकरी करता हो, थोड़ा बहुत घर खेत हो, ये देखा जाता है ना। कोई पिता ये तो नहीं देखा जाता इसके घर में कितने जानवर हैं, कितने गाय भैंस हैं, दूध कितना रहता है, ये सब चीजें नहीं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे कितना ज्यादा आप रिच हो, वो किससे? आपकी प्रोस्पैरिटी को जज किया जाता था, आपके पास कितने जानवर है, क्योंकि इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? पशुपालक समाज था। तो ऋग वैदिक टाइम पीरियड में गायों का बहुत महत्व था, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पशु पर आधारित थी। इनसे जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन मिलता था, उन्हीं पर उनका जीवन यापन होता था। तो गाय, वृषभ, अश्व के उल्लेख बार बार आते हैं। अश्व का उल्लेख क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऋग वैदिक समाज जिनके द्वारा स्थापित किया गया था वो आर्यंस थे। आर्यंस बेसिकली हमने पढ़ा था सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया से मूव करके आए थे और आते हैं, तो ये थोड़े से लड़ाकू किस्म के थे। तो इनके द्वारा वॉर लड़े जाते थे और जनरली वो वॉर्स किसके लिए होते थे? इन्हीं गाय जानवरों के लिए ये लड़ते थे, अश्व के लिए ये लड़ते थे। तो इस तरह के 50-100 कबीलों के रूप में ये लोग रहते थे, 50-100 लोगों के कबीलों के रूप में, और आपस में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ इनके बीच में चलती रहती थी। तो इस वजह से इनके लिए घोड़ों का महत्व था, क्योंकि घोड़ों के रथ या घुड़सवार ये हुआ करते थे, उनका प्रयोग करते थे। तो घोड़े का महत्व था, गायों का महत्व था, और इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। वृषभ का कंपेरेटिवली इतना इंपॉर्टेंस हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वृषभ का यूज कब होगा? बैल हो गए, उनका प्रयोग हम जनरली कब देखते? बैल भैंस का, कि खेती में जब हल चलाते, तो खेती इतनी ज्यादा इनकी थी नहीं, तो इनका इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली कम था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो गायों का था। गायों की रक्षा करना ही राजा का मुख्य धर्म था। इनका समाज कैसा होता था? 50 या 100 लोगों का कबीला होता था, इसी में से एक को, जो सबसे पावरफुल होता था, उसको राजा बना लिया जाता था। राजा भी इनके बीच ऐसे ही घूम रहा होता था। आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इसमें से कौन सा राजा है। वो भी खेती करेगा जरूरत पड़ने पे, वो भी जरूरत पड़ने पे पशु को चराएगा, सब कुछ वो काम वो करता था, ठीक है। तो इन्हीं में से एक राजा होता था और उसका काम होता था कबीले की रक्षा करना, प्लस कबीले की जो गाय होते थे, पशुधन, उसकी रक्षा करना। क्योंकि गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य धर्म था, इस वजह से अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में राजा के लिए जो डेजिग्नेशन यूज किया जाता था उसको गोप या फिर गौपति कहा जाता था। गाय की रक्षा करने वाला गौपति। वही गोमत का अर्थ होता था धनवान। क्योंकि गाय का इंपॉर्टेंस है ना, इसलिए अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के समाज में कई सारे ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो गौ से चालू हो रहे हैं, और गौमत का मतलब होता था धनवान। ओके, गौमत टर्म यूज किया जाता था जो धनी लोग होते थे, ठीक है। भैंस को गोवाल अर्थात गाय जैसे बाल वाली कहा जाता था, कि मतलब गाय जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए भी आप भैंस यूज नहीं कर रहे हो। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में गाय का इतना इंपॉर्टेंस है कि भैंस को भी गाय के शब्द से दिखाया जा रहा है, गोवाल कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमें इस समय का सामाजिक ढांचा दिखाई देता है। पशुपालक समाज था, गायों का इंपॉर्टेंस था, ज्यादातर जो शब्द हैं वो गौ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस काल में प्रधान या राजाओं की मुख्य प्राप्ति युद्ध या लूट से होती थी, क्योंकि देखो ये कोई खेती तो कर नहीं रहे थे बड़े लेवल पर, खेती करते और खेती में ज्यादा प्रोडक्शन होता तो टैक्सेशन सिस्टम होता। अब उसमें क्या होता कि भाई राजा जो है, जब लोग बहुत ज्यादा खेती करते और ये व्यक्ति है, इसको अपने उपयोग के लिए 5 किलो अनाज की जरूरत है, लेकिन ये इतनी खेती करता है कि इसके घर में 5 की जगह 10 किलो अनाज पैदा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजा बोलता है कि भाई अब 3 किलो अनाज तुमको हमको देना पड़ेगा, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कि ये टैक्स बन गया है अनाज के रूप में, या फिर धातु के रूप में, या फिर किसी मुद्रा के रूप में, ठीक है। लेकिन ऐसा समाज तो था नहीं, खेतीहर तो थे नहीं, पशुपालक थे। तो इस समय के समाज की व्यवस्था क्या थी कि राजा का कोई इनकम सोर्स, पर्टिकुलर टैक्स वगैरह नहीं होता था, बल्कि ये पूरा का पूरा कबीला समय पड़ने पर छोटे छोटे वॉर्स लड़ता था। और वो जो युद्ध होने पर लूट होती थी दूसरे कबीले से, लूट जनरली किसकी होती थी? पशु वगैरह की ही लूट हुआ करती थी। तो वे शत्रुओं से संपत्ति छीनते थे और जनजातीय सहवासियों से नजराना लेते थे, जो पली कहा जाता था। देखो जनरली होता क्या था कि जब ये दो गुट लड़ते थे, दो कबीले लड़ते थे, तो ये जाते थे, उनकी गाय घोड़े खोलकर ले आते थे, यही होता था इनका लूट का माल। और ये जो लूट कर लाते थे, इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा राजा को और फिर पुरोहित को मिलता था, बचा हुआ आम लोगों के पास जाता था। क्लियर हो गया? यही इनके इनकम का सोर्स होता था, बस यही था, इसी के लिए ये लोग लड़ाई लड़ते थे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता था, दूसरा जो कबीला जो इनसे कमजोर होता था, ऐसे जनजातीय सहवासियों से, सॉरी, इन्हीं के अपने रीजन में जो लोग रहा करते थे, अपने ही कबीले के जो लोग रहते थे, उनसे ये थोड़ा बहुत नजराना लिया करते थे, जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसको बलि कहा जाता था। देखो बलि क्या है? बलि को आप बोल सकते हैं वॉलेंट्री टैक्स, ऐच्छिक कर। ऐच्छिक कर का मतलब है कि आपके घर में दूध ज्यादा हो गया आज, तो आपने 2 किलो दूध राजा के यहाँ पहुंचा दिया। आपके घर में 10 बकरियां हैं,
उनके बच्चे हुए 20 हो गए, तो आपने 2 बकरियां राजा को दिया है। आप समझ पा रहे हैं, आप जंगल जा रहे हो, लकड़ियां तोड़ के ला रहे हो आग जलाने के लिए, थोड़ी लकड़ियां राजा, तो ये जो ऐच्छिक रूप से दिया जाता है ना, वो चल रहा था। तो राजा की इनकम का सोर्स, राजा मतलब कोई ऐसा राजतंत्र नहीं था, कोई महल नहीं था, उन्हीं में से एक राजा था। तो उसका वो भी आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन करता था, लेकिन जो उसको पर्टिकुलर चीजें मिलती थी वो कहाँ से, या तो युद्ध से लूट का माल, या फिर जो लोग इस तरह से ऐच्छिक कर के रूप में वस्तुएं देते थे, जिसको बलि कहा जाता था। ओके, तो इस तरह का सामाजिक व्यवस्था था। यज्ञों के दौरान उपहार और नजराने स्वजनों में बांट दिए जाते थे। राजा, जब धीरे धीरे व्यवस्था आगे मजबूत होती गई, तो राजा और पुरोहित इन दोनों ने आपस में सेटलमेंट किया, वर्ण व्यवस्था आई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण बना। और राजा की स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्राह्मण क्या कराते थे, यज्ञ आहुति कराते थे। और उस समय राजा के जो भी रिश्तेदार स्वजन आते थे, उसमें वो जो उसके पास सामान होता था, लूट का जो भी होगा, वो उनको स्वजनों में भी वितरित किया जाता था। ठीक है, बस ये अपना एक स्टेटस दिखाने के लिए। इनमें बंटवारों में सबसे बड़ा हिस्सा पुरोहित को मिलता था। जो पुरोहित उस यज्ञ को कराता था, उसको आज भी देखा है ना, आपके घर में पंडित जी आते होंगे, हवन वगैरह कराते होंगे, तो आप क्या करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि राजा जब इस तरह से यज्ञ आहुति कराता था, वो अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, और उसमें दान दिया जाता था पुरोहित या फिर अन्य लोगों को। ऋग्वेद में एक जगह देवता का आवाहन करके उससे केवल ब्राह्मणों, राजन्यों और यजमानों की प्रार्थना की गई, जो असमान वितरण की चेष्टा का संकेत देता है। बोल रहा है कि हमें ऋग्वेद में एक और इनके समाज में जटिलता दिखाई दी, और वो जटिलता क्या थी, असमान वितरण। असमान मतलब ऊंच नीच की भावना। कैसे, तो बोल रहा है कि ऋग्वेद में एक जगह हमें पता लगता है कि देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, और देवताओं का आवाहन करते हुए उनसे क्या मांगा जा रहा है, उनसे केवल जो ब्राह्मण लोग हैं, केवल जो राजा लोग हैं और यजमान लोग हैं, उनके नाम से प्रार्थना की गई। समझ में आ गई, या उनके लिए प्रार्थना की गई। थोड़ा सा आप समझिएगा, असमान वितरण का मतलब हो गया कि समाज में ऊंच नीच की भावना आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लास में हैं, क्लास में 30 बच्चे हैं, कुछ बच्चे थोड़े घर से फाइनेंशियली ज़्यादा कैपेबल या स्टेबल होंगे, कुछ बच्चे फाइनेंशियली थोड़े कम कैपेबल होंगे, और उस क्लास में जो उनकी क्लास टीचर है, उनके आंख में थोड़े भेदभाव की भावना हो, वो कोई प्रोग्राम करा रही है, और उस प्रोग्राम में वो जनरली जो अच्छे रिच स्टेटस में माने जाते हैं, उन बच्चों को ले लेती है, उनको छोड़ देती है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, या फिर इन पर ज्यादा फोकस करिए क्लास में, इन पे नहीं। तो असमानता हमें यहाँ से समाज में दिखने लगती है। आप समझ पा रहे हैं, वैसे असमानता सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें दिखती थी, हमने देखा था ना, दुर्ग और निचला स्थान। तो यहाँ पर वो असमान वितरण दिखता है। देखो, देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, और किसके लिए, केवल ब्राह्मण, राजन्य या पुरोहित लोगों के लिए देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। ठीक है, कबीलों के सामान्य लोग जो हिस्सा पाते थे, वह अंश या भोग कहलाता था। बोल रहे हैं कि जब भी ऐसे वॉर्स होते थे, लूट का माल मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा राजा और पुरोहित के पास जाता था, और जो अन्य लोग के पास हिस्सा जाता था, उसके लिए जिस टर्म का यूज किया जा रहा है, वो अंश या भोग कहलाता था, जो बहुत नाम मात्र होता था। ठीक है, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का समाज कैसा था, तो पूरी तरह से ये आपका ग्रामीण समाज था। पशुपालक, पशु पालक के रूप में ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। राजा का स्टेटस आपने देखा, जनरली वॉर हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, गायों का इनके समाज में बहुत महत्व है। समाज में थोड़ी थोड़ी जो है असमानता का संकेत हमें दिखाई दे रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। यद्यपि शिल्पी, किसान, पुरोहित और योद्धा ऋग्वेद के पुराने भागों में भी दिखाई देते हैं, तथापि समाज कुल मिलाकर जनजातीय, पशुचारक और समतावादी था। बोल रहा है कि ये तो आपको दिख रहा है कि ऋग्वैदिक समाज में थोड़ा सा प्रभावशाली कौन है, राजा का जो स्टेटस है प्रभावशाली है। हालांकि राजा मतलब कोई महल नहीं था, मैं आपको बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि वैसा कुछ इमेजिन मत कर लेना। राजा कैसा था, तो एक सेकेंड, सॉरी, राजा कैसा था, तो राजा ऐसा था, तो कोई महल टाइप का स्ट्रक्चर मत सोचने लग जाना। लेकिन फिर भी जो राजा था, कंपेरेटिवली उसकी स्थिति अच्छी थी,
पुरोहित की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इनका समाज कैसा था, तो इनका समाज जनजातीय ही रहा, ट्राइबल ही रहा, ठीक है, कबीलाई समाज ही रहा। कबीलाई समाज का मतलब है कि जो कबीला था ना, उसी का इंपॉर्टेंस था। राजा अपने नाम से नहीं जाना जाता था, राजा कबीले के नाम से जाना जाता था, जैसे भरत कबीला, पुरु कबीला, इस तरह से। तो कबीलों का ही इंपॉर्टेंस कुल मिला के बना रहा। पशुचारक समाज ही रहा, कहीं से कहीं तक कृषक में कन्वर्ट नहीं रहा। और फिर समतावादी था, बहुत ज्यादा ऊंच नीच नहीं दिखाई दिया, नाम मात्र का ही जो थोड़ा बहुत हमको दिखता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर राइटर कंक्लूड करता है, फिर बोलता है राजा और पुरोहित के यहाँ घरेलू काम के लिए दासियां थी, लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं थी। धीरे धीरे ऋग्वैदिक समाज में हमें ये भी दिखाई देता है कि अब घरेलू नौकर के रूप में महिलाओं की नियुक्ति हो रही है, दासी के रूप में। लेकिन बड़े लेवल पर वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते, कहीं कहीं छोटे लेवल पर चीजें दिख रही हैं। ऋग्वैदिक समाज में सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व भी नहीं था। देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी थी, समाज में जटिलता आने का जो एक आधार है वो रखा गया था। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक जिसको बोलते हैं आप ब्राह्मण, दूसरा जिसको आप बोलते हो क्षत्रिय, तीसरा जिसको आप बोलते हो वैश्य, चौथा जिसे आप बोलते हो शूद्र। तो राइटर बोल रहे हैं कि जो शूद्र वाला कंसेप्ट है ना, वो हमें सेवक वर्ग के रूप में नहीं दिखता है। समझ में आ गया? ये बाद में शूद्र को सेवक वर्ग के रूप में डाल दिया गया। पहले क्या बोला गया था कि ब्राह्मण वो जो कि शिक्षा देने का काम या फिर यज्ञ आहुति दिलवाने का काम करेंगे, क्षत्रिय वो जो रक्षा करने का काम करेंगे, वैश्य वो जो जनरली व्यापारी होंगे, शूद्र कृषक वर्ग या अन्य काम करते थे, शिल्पी वगैरह। लेकिन ये सबका अपना अपना काम था। अभी तक ऐसा नहीं था कि शूद्र इनकी सेवा करेगा। उत्तर वैदिक काल का समाज जटिल होगा और लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हमें पता लगता है कि ये जो था ना शूद्र, चौथा वर्ण, इसको बोल दिया गया कि अब तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म, तुम्हारा काम है इन तीनों की सेवा करना। तो बस राइटर ऋग्वैदिक समाज के बारे में बताता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कृषि और उच्च वर्गों का उद्भव। अब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो था, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड था, अभी वैदिक टाइम पीरियड का ही समाज हम पढ़ रहे हैं। ये लोग कैसे थे? पशुपालक थे, यहाँ पर सिचुएटेड थे, कबीलाई के रूप में रहते थे, राजा का स्टेटस देखा, छोटे मोटे वॉर होते थे, उसमें आपने बलि के बारे में पढ़ा, अंश के बारे में पढ़ा या भोग के बारे में पढ़ा, ठीक है। और देखा आपने कि वर्ण व्यवस्था इंट्रोड्यूस तो हुई, लेकिन वैसी जटिलता नहीं थी। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी कैसी थी? ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, काम आधारित थी, सबका अपना अपना काम डिसाइड था और जो जो काम करेगा उस वर्ण का वो कहलाएगा। जैसे अभी कोई आकर पढ़ा है तो वो टीचर कहलाएगा, अभी उसका धर्म क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे पढ़ाने वाले को अब टीचर ही बोलेंगे ना। तो ऐसा ही वर्ण व्यवस्था लाया गया था, काम आधारित। बाद में इसको जटिल रूप दिया गया। तो अब जो हम पढ़ने वाले वो क्या है? कृषि या कृषक वर्ग और उच्च वर्ग का उद्भव यहाँ पर हमें दिखाई देगा जब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग गंगा घाटी में आके बसने लग जाएंगे। क्यों गंगा घाटी में बसे? देखो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था जंगली क्षेत्र था और ये मॉनसून प्रभावित क्षेत्र था। मॉनसून का इतना प्रभाव था, इतनी ज्यादा बारिश वगैरह होती थी कि यहाँ घने जंगल पाए जाते थे। और घने जंगल की सफाई करके उधर विस्तार करने के लिए क्या चाहिए आपको? ठोस धातु चाहिए। और वो ठोस धातु हमें मिलती है 1000 BC के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, लौह धातु के रूप में। लोहे के बड़े हथियार और औजार बनाए गए और उनका प्रयोग किया गया ये गंगा घाटी के जंगलों की सफाई करने में। और इन जंगलों की सफाई करके यहाँ पर कृषि का विस्तार किया गया। और जब कृषि विस्तार हुआ, जब खेती चालू होगी, तो अब क्या होगा? परमानेंट सेटलमेंट आएगा। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि लोग एक ही जगह पर बस के वहां खेती करेंगे और ज्यादा बड़ी जगह तो ज्यादा खेती, ज्यादा प्रोडक्शन। दो चीजें ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि खेती करने वाला क्षेत्र बढ़ रहा है। बड़े जमीन पे खेती करोगे तो उत्पादन तो आपका बढ़ेगा, लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ी है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? 1 एकड़ जमीन में 50 किलो चावल हो रहा है, ठीक है, 2 एकड़ कर दोगे तो 100 किलो यानी 1 क्विंटल हो गया, तो इसको बोलोगे प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक
ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन किस लिए बढ़ा? आपने जमीन बढ़ा दी। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ गई कि 1 एकड़ जमीन पे 50 किलो चावल हो रहा था, आपने अच्छे किस्म के अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करा, उर्वरक का प्रयोग करा, अच्छे औजारों का प्रयोग करा, तो अब आपने एक ही एकड़ जमीन पर 50 की जगह 75 किलो उपजा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्पादकता बढ़ गई। उतने ही जमीन पे हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया। तो हमें लेटर वैदिक टाइम पीरियड में प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नहीं दिख रही थी। उपज ज्यादा होगी, क्यों? जमीन बढ़ते जा रही है, उपज बढ़ते जा रही है। लेकिन जमीन बढ़ गई तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी ना। पहले 5 लोग उतना उपजा रहे थे, अब 10 लोगों को लगना पड़ेगा बड़ी जमीन में, ठीक है। तो लेटर वैदिक टाइम पीरियड का समाज कैसा था? कृषि आधारित था। और जब खेती होगी तो खेती किस पर? जमीन पर। तो जमीन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। राजा जमीन का राजा कहलाएगा और राजा की स्थिति मजबूत होगी। यानी अब सामाजिक जटिलता कैसे बढ़ेगी? जमीन का महत्व बढ़ा, राजा का स्टेटस बढ़ा और समाज में विषमता और घर कर जाएगी। राजा की वैल्यू हो जाएगी, राजा पुरोहित दोनों मिलकर शासक वर्ग के रूप में दिखाई देंगे और जो वैश्य हैं और जो शूद्र हैं उनकी स्थिति गिरते हुए नजर आएगी, इवन महिलाओं की स्थिति भी। यानी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जटिलता बढ़ते हुए नजर आएगी। देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है। बुक में बोल रहा है, जब वैदिक जन अफगानिस्तान और पंजाब से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े, जब ये इधर से मूव करके किधर जाएंगे? यूपी की तरफ जाएंगे, तब वो अधिकतर क्या हो गए? कृषक हो गए, क्योंकि वहां पर ये मूव करके क्या करते? खेती करते। और वहां पर क्या है? अच्छा, इनको पानी का सोर्स मिल रहा है, फर्टाइल लैंड मिल रहा है, तो इसकी वजह से अच्छी खासी वहां पर खेती हो पा रही थी। इससे प्रदेश आश्रित लघु राज्यों का उदय हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रदेश आश्रित का मतलब है कि पहले राजा कबीले का राजा था। जहां वो 50 लोग खड़े हैं, राजा उनका राजा कहलाता था। उसको अपनी आइडेंटिटी शो करवाने के लिए कबीले को ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब राजा प्रदेश का राजा होने लग गया। यानी प्रदेश आधारित, क्षेत्र आधारित यहां पर छोटे छोटे राज्यों का उद्भव चालू होगा तथा किसानों और अन्य लोगों से मिले राजवंश से राजा यज्ञ और पुरोहित का संपोषण कर सकता था। अब क्योंकि खेती चालू हो गई तो उस खेती का छोटा छोटा हिस्सा जो है वो राजा के पास जाएगा। हालांकि अभी भी कोई प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था कि प्रॉपर कर व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, ऐसा नहीं था। वही छोटे लेवल पर नाम मात्र का जो कर है वो हमें देते हुए दिखाई देते हैं, वो भी जनरली ऐच्छिक कर ही था, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी सुधरती है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है तो राजा के पास कंपेरेटिवली रिसोर्सेज ज्यादा आते हैं और अब राजा को जो ये हिस्सा मिलेगा ना, उससे राजा बड़े बड़े यज्ञ कराएगा। और यज्ञ कराएगा तो भाई अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कि इस यज्ञ से राजा का स्टेटस बढ़ गया, इस यज्ञ से राजा के अंदर 100 हाथियों की शक्ति आ गई। और फिर यज्ञ कौन कर रहा है? पुरोहित कर रहा है। तो पुरोहित को राजा क्या देगा? दान दक्षिणा देगा। तो ये दोनों जो है ना मजबूत होते हुए धीरे धीरे दिखेंगे। किसान लोहारों, रथकारों, बढ़इयों का पेट भरते थे तथा योद्धाओं के वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे थे। अब राजा जो भी कर रहा है, पुरोहित को दान दे, यज्ञ कराए, या फिर जो राजा के लिए काम कर रहे हैं उसके राज्य में रथकार है या अन्य लोग हैं, उन सभी का पेट कौन भर रहा है? यही भर रहा है ना भाई, जो अनाज उपजा रहा है, ठीक है। तो किसान वर्ग ही यहाँ पर मेन बोल सकते हैं इकोनॉमी का पिलर था, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। तो कृषक ही इन सब का पेट भर रहा है, कृषक ही राजाओं और पुरोहित की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि वही एक हिस्सा अपने उत्पादन का उन तक पहुंचा रहा है, ठीक है। लेकिन ये उतना पैदा नहीं कर सके जिससे व्यापार और नगर का उदय हो सके। देखो, राजतंत्र स्थापित हो गया, कृषक इतना पैदा कर पा रहे थे कि छोटा मोटा कुछ अंश जो है फिक्स रूप में नहीं लेकिन दे पा रहे थे, ठीक है। वो इतना उपजा दे रहे थे कि जो अन्य काम में लोग लगे थे, बढ़ई, रथकार, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहे थे। लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं उपजा पा रहे थे कि एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हो, राजा के पास एक प्रॉपर परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी या स्थायी सेना स्थापित हो सके। वो इतना नहीं उपजा रहे थे कि नगर बन सके और व्यापार चालू हो सके। तो कुल मिला के ये व्यवस्था तो कायम हुई, लेकिन ना तो नगर बन पाएगा और ना ही बड़े लेवल पर व्यापार होगा। यानी उत्तर वैदिक काल का समाज भी कैसा बना रहा? ग्रामीण समाज ही बना रहा, ठीक है। इस समाज में धातु की मुद्रा नहीं आई थी, यानी ट्रेड नहीं है, ना कोई इस तरह की करेंसी चलती है, बार्टर सिस्टम चलता है। नो डाउट व्यापार होता था छोटे लेवल पर और वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। जैसे रथकार जो है वो रथ बना रहा है, दूसरा व्यक्ति वो अनाज उपजा रहा है, तो वो वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो
तू मेरी वस्तु ले, मैं तेरे को अपनी वस्तु दूं, इस तरह की व्यवस्था चलती थी। कोई मुद्रा वगैरह इंट्रोड्यूस यहाँ पर नहीं हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर बोलता है वैदिक समुदाय में ना तो कर प्रणाली स्थापित हो सकी और ना ही वैतनिक सैन्य व्यवस्था। यानी सेना तो थी, युद्ध लड़ते थे, लेकिन वो सेना क्या थी कि वो अपने काम में लगे रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो उन्हीं में से कुछ लोग आके सेना के रूप में काम करते थे। वैतनिक सेना का मतलब है कि 24 आवर्स आपके लिए ही वो काम कर रहे हैं, उसका एक ही काम है सेना के रूप में काम करना, बदले में उसको वेतन मिलेगा और उससे उसके घर का पालन पोषण होगा। लेकिन क्योंकि राजा के पास खुद ही एक टैक्स नहीं आ रहा है, तो राजा उनको परमानेंट कैसे रख सकता है? परमानेंट रखेगा तो देगा क्या? और वो परमानेंट इनके लिए काम करेंगे और कुछ मिलेगा नहीं, तो अपने घर वालों को खिलाएंगे क्या? तो ये ढांचा भी स्टैब्लिश नहीं हो सका वैदिक लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, ना तो टैक्सेशन सिस्टम और ना ही परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बोल रहा है क्या, विश अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना या सशस्त्र दल का काम करता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग क्षत्रिय के वश में रहे। हमें पता लगता है कि जो किसान वर्ग है ना, उसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है विश। ठीक है, तो विश अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना और सशस्त्र दल के रूप में काम करता था। इन जनरल इनका काम होता था खेती करना, जैसा मैंने अभी आपको बोला, जरूरत पड़ने पे यही जाके सेना के रूप में काम करते थे। ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग क्षत्रिय के वश में हमें रहते हुए दिखाई दिए। ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हल में लकड़ी के फाल होने और यज्ञों में पशुओं का अंधाधुंध वध होने के कारण हमें पता लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई। अब आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि जब ये लोग खेती करना जान गए थे, इनको अच्छी जमीन यहाँ पर मिली, अच्छा पानी का स्रोत मिला, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बड़ी जमीन के कारण प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, उसी जमीन पे ज्यादा क्यों नहीं उपजा पा रहे? उसका देखिए दो कारण यहाँ पर राइटर बताता है। पहला कारण बताता है लकड़ी के फाल, लोहे का वो प्रयोग कर रहे थे, लोहे की कुल्हाड़ी बना रहे थे, लेकिन हमें उस समय के अगर ये लोग लोहे के हल वगैरह या फाल का प्रयोग करते तो वो एविडेंस हमें आज तक सुरक्षित मिलते नहीं मिले हैं वो। इसका मतलब है कि ये लोग लकड़ी के फाल का प्रयोग कर रहे हैं खेती करने में, और जब आप लकड़ी के फाल का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे उस गहराई से या उस लेवल पर अच्छे से जुताई वगैरह नहीं हो पा रही है। एक कारण ये, और लकड़ी का इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लकड़ी इस तरह के सॉरी लकड़ी एक ऐसी वस्तु है जो कि धूप बारिश इन सब से डैमेज होके खत्म हो जाएगी, तो हमें फाल नहीं मिल रहे हैं। ये पता है कि फाल होते थे लेकिन लकड़ी के थे, तो इसलिए वो आगे चल के खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तो ये लोग लकड़ी के फाल का प्रयोग कर रहे थे। दूसरी चीज, इस समय जो यज्ञ आहुति होती थी, बलि व्यवस्था चालू हुई थी और जानवरों की बड़े लेवल पर बलि दी जाने लगी। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जानवरों की बलि नहीं, आहुति जो दी जाती थी वो थी घी अनाज इन सब चीजों की। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जानवरों की आहुति यानी बलि चढ़ाई जाने लग गई। तो जो बड़ी संख्या में पशुओं का, बैलों का अंधाधुंध उनकी बलि दी जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर पशु जिंदा रहता जैसे कि बैल वगैरह, तो उनका प्रयोग करते वो ज्यादा से ज्यादा खेती करने में, तो और सरलता से होती और प्रोडक्टिविटी बढ़ती। तो ये दो कुछ ऐसे कारण हुए कि अच्छी जमीन होने के बाद, पानी होने के बाद, लोहा होने के बावजूद भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी इसलिए ना तो टैक्सेशन सिस्टम आया, ना परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी आई। ठीक है, इस काल में राजा किसानों से बिल्कुल अलग नहीं था। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में भी कोई महाराजा वाला सिस्टम या कोई राज्य में ऐसा नहीं था कोई महल वाला स्ट्रक्चर था, ये भी बिल्कुल उन्हीं जैसे थे जैसे अन्य लोग थे। इतना स्टेटस में फर्क आया कि अब ये एक जमीन के राजा हो चुके थे, वो क्षेत्र इनका हो चुका था। तो इस काल में राजा किसानों से बिल्कुल अलग नहीं थे, उन्हें भी अपने हाथों से हल चलाना पड़ता था। इस प्रकार शासक और शासित वर्ग के बीच कोई गहरी खाई नहीं दिखाई दी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उस लेवल पर नहीं बढ़ती। अगर वो बढ़ जाती तो नो डाउट यहां पर भी वो गहरी खाई हमें दिखाई दे देती। ठीक है, तो अब आप समझ पाए अर्ली वैदिक लेटर वैदिक टाइम पीरियड का समाज। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये वो टाइम पीरियड था जिसको प्राग वैदिक काल कहा गया, यानी कि पाषाण काल का समाज कैसा था, शिकारी खाद्य संग्राहक से पशुपालक खाद्य उत्पादक में कन्वर्ट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, नगरीय समाज था जिसकी आधारशिला
कृषक वर्ग पर रखी गई थी, यानी वही कृषक वर्ग जो बड़े बड़े गांवों में बसे, उन्हीं से आगे चलकर हमें नगरीय समाज विकसित होते हुए दिखाई दिया। फिर हमने पढ़ा वैदिक एज के बारे में। वैदिक टाइम पीरियड में अर्ली वैदिक का समाज कैसा था, लेटर वैदिक का समाज कैसा था, कुल मिलाकर दोनों थे आपके रूरल सोसाइटी या फिर ग्रामीण समाज ही इसको कहा जाएगा। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, बुद्ध काल या फिर इसे बोला जाता है महाजनपद काल 600 बीसी के बाद। यहाँ पर हमें समाज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बुद्ध काल वो टाइम पीरियड था जब हमें बड़ी मात्रा में लिखित दस्तावेज मिलते हैं, ना केवल राजाओं के, राज दरबारियों के द्वारा जो कोर्ट पोएट होते थे, बल्कि कई सारे धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, कई सारे विदेशी भारत में आए, उन्होंने भारतीयों के बारे में लिखा। तो इतने सारे हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, बौद्ध काल के बारे में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। उत्पादन और शासन की वर्ग मूलक व्यवस्था। अब हम आ जाते हैं कि अब किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से, और शासक वर्ग एक्चुअल में शासक वर्ग के रूप में दिखाई देता है। ये वो टाइम पीरियड है जब हमें पता लगता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर जाकर रहने लग गए थे राजा के फॉर्म में, लेटर वैदिक टाइम पीरियड के किंग, वही अपने आप को स्टेबल करते रहेंगे और आगे चलकर वो महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। 600 बीसी के आसपास पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद दिखाई दिए। उन 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, मगध महाजनपद, जो बहुत सारे रीजन की वजह से, जो इसके महत्वाकांक्षी शासक थे, इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन थी जहां पर ये सिचुएटेड था, वहां पे किस तरह से रिवर का इम्पैक्ट था, वहां पे किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज थे, इन सब का इसको बेनिफिट मिला और मगध ही एक ऐसा महाजनपद हुआ जो आगे चलकर एक किंगडम, एक बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पर एक्चुअल में शासक वर्ग की स्थिति स्पष्ट हुई। पहली बार ऐसा किंगडम जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी और एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया, वो कौन थे, मगध महाजनपद के ही किंग थे। तो यहाँ पर अब अलग तरह का समाज दिखाई देगा, वो समाज जो नियमित रूप से राजा को कर देगा, वो समाज जहां पर स्थायी सेना होगी, वो समाज जहां कर या अन्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, कर लेने के लिए या अन्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, शिल्पी और कृषि में लोहे के औजारों के इस्तेमाल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे ईसा पूर्व 6ठी सदी में आकर समता आश्रित वैदिक समाज पूर्णतः कृषि आधारित और वर्ग विभाजित समाज बन गया। बोल रहे कि शिल्पियों के द्वारा बड़ी मात्रा में लोहे के औजार और हथियार बनाए गए। औजारों का प्रयोग खेती करने में होगा और कृषि में ये जो लोहे के औजारों का बड़ी संख्या में प्रयोग चालू हुआ, जो अब तक नहीं हो रहा था, उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न करी कि 600 बीसी के आसपास प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बड़ी मात्रा में उत्पादन चालू हुआ और वो उत्पादन चालू होते ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अब कृषि आधारित और जो समाज है वो पूरी तरह से न केवल कृषि आधारित बना बल्कि वर्ग विभाजित समाज बना। वर्ग विभाजित की बात कर रहे हैं, यानी अब प्रॉपर ऊंच नीच दिखाई देगी। वर्ग विभाजित जो समाज है वो हमें दिखाई देगा, अमीर और गरीब का स्टेटस यहाँ से हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, यद्यपि 600 बीसी में मध्य गंगा के मैदानों के वासी खेती से अच्छी तरह से परिचित थे। ये तो पता था कि यहाँ के लोग खेती करना बहुत अच्छे से जानते थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी तथा उनके द्वारा लोहे के प्रयोग भी अति सीमित था। 600 बीसी के आसपास सेंट्रल इंडिया में, आप सभी को पता, अब ये मत बोलना मैम ने जो लिखा है वही रिपीट कर दिया, अभी देखो यही है तो यही बताएंगे ना, मैं इसमें क्या एक नई कहानी जोड़ दूं। तो कई बच्चों को लगता है इसमें जो लिखा है उससे कुछ अलग, क्या बताएं, अलग जो है वही बताना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन था 600 बीसी के आसपास हमें पता लगता है कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें खेती दिखाई दे रही है, प्रॉपर वे में खेती होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़ी मात्रा में ना तो लोहे का प्रयोग था, जैसे मैंने बोला लोहे के औजार बहुत बड़ी संख्या में यूज नहीं हो रहे थे, थोड़ा सा कंपेरेटिवली सीमित था। जब किसान लोहे के फाल, हंसिया, अन्य औजारों से अपने जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित मात्रा में अधिक अन्न उपजाने लगा, कब, 500 ईसा पूर्व के आसपास, तो यहाँ असंख्य गांव और नगर बसते हुए दिखाई दिए और बड़े बड़े जनपद राज्य उदय हुए और इसके परिणाम स्वरूप ही मगध साम्राज्य गठित हुआ। तो बस कुल मिलाकर यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है, तो कुल मिलाके राइटर यहाँ पर यही बोल रहा है कि देखो
हो क्या रहा है, लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बाद हमें जनपद का उद्भव होते हुए दिखाई दे रहा है। 600 बीसी तक तो हमें ये दिखाई देता है कि इस पूरे यहाँ के जितने लोग थे ना, उन सबको पता था खेती करना, उन सबको पता था लोहे के औजारों का प्रयोग करना। गांव हमें बसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ना तो उनकी संख्या ज्यादा थी और ना ही लोहे के ज्यादा औजार प्रयोग हो रहे थे। लेकिन 600 के बाद जो चेंज हुआ उसने इम्पैक्ट डाला कि 500 ईसा पूर्व में अब हमें नगरों का उद्भव होते हुए दिखाई देगा, महाजनपद। और वो महाजनपद में से एक महाजनपद जिसका नाम था मगध, वो एक एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। नई तकनीक और बल प्रयोग से बड़े बड़े भूखंडों पर अपना कब्जा किया, जिसे आबाद करने के लिए दासों और कृषि मजदूरों की आवश्यकता महसूस हुई। अब इसके बाद वाला जो पूरा समाज है ना, मगध महाजनपद से लेकर गुप्त काल तक का, उस पूरे समाज में हमें यही व्यवस्था दिखाई दी। जैसे जैसे ये पावरफुल होते जा रहे हैं, राजा आसपास के क्षेत्रों पर अटैक कर रहे हैं, अटैक करके उन क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित कर रहे हैं। कई सारे ऐसे जंगली जनजातीय क्षेत्र थे जो बसे हुए नहीं थे, लोग तो थे वहां पर लेकिन ना खेती होती थी ना कुछ, ठीक है। तो अब हमें एक नई चीज दिखाई दी कि नई तकनीक, युद्ध तकनीकों का प्रयोग करके, अपने बल, कूटनीतिज्ञ का प्रयोग करते हुए इन लोगों ने बड़ी जमीनों पर कब्जा किया। और जब उन पर कब्जा कर लिया तो अब इनके सामने एक बड़ा चैलेंज क्या था कि इस भूखंड को आबाद करना है और यहाँ पर एक प्रॉपर आबादी बसानी है और उनसे खेती करानी है, ठीक है। आबादी जो बसेगी वो हमारे लिए काम करेगी, खेती जो होगा उससे हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा, ठीक है। वैदिक साहित्य में मजदूर जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन बुद्ध काल जो हमें दिखाई दे रहा है 600 के बाद, यहां पर इस तरह से शब्द यूज होते हुए दिखाई देंगे, मजदूर, कृषक, ठीक है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मौर्यन काल की बात कर रहा है। मौर्यन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता लगता है कि वहां पर दास और बड़े बड़े राजकीय कृषि क्षेत्रों में दास जो थे वो बड़े बड़े राजकीय कृषि क्षेत्रों में काम किया करते थे। तो बेसिकली समाज में क्या एक बड़ा चेंज दिखाई दिया बुद्ध काल के बाद, 600 के बाद, कि अब जैसे जैसे क्षेत्र का या किंगडम का एक्सपांशन होगा, उनके लिए चैलेंज था वहां पर खेती चालू कराना, उनके लिए चैलेंज था वहां पर गांव को बसाना। और इसके लिए अब किसकी तरफ देखा जाएगा, इसके लिए अब देखा जाएगा शूद्रों की तरफ, कि इनको हम बसाते हैं इन क्षेत्रों पर। यहां से हमारे दो काम होंगे। पहला काम तो शूद्रों को जिनको गांव में बसाया जाएगा, ये यहाँ पर खेती करेंगे। खेती करने से क्या होगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, उससे हमारा एक प्रॉपर टैक्स आएगा। दूसरा, शूद्र जो हमारे नियंत्रण में रहेंगे, इनको हम थोड़ा थोड़ा इस जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसका पालन करने के लिए बाध्य करते रहेंगे। मतलब इनका जो सामाजिक स्टेटस है उसी के दायरे में इनको रखेंगे, ऊपर नहीं जाने देना है, इनको उसी काम में वापस से लगा देना है। तो हमें पता लगता है कि बुद्ध काल से ये चालू होता है, ओके। और ये कब तक चलता है, आगे चलता रहेगा गुप्त काल तक। गुप्त काल में जटिलता आएगी जब शूद्र और वैश्य, जो समाज ने उनका काम डिसाइड किया था उसको करने से वो मना करेंगे, बोलेंगे नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रिय के लिए, वापस से वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित करना। और इसके लिए वो सहारा किसका लेंगे, भूस्वामियों का। तो अब वो शूद्रों को डायरेक्ट जमीन नहीं सौंपेंगे, वैश्यों को डायरेक्ट जमीन नहीं सौंपेंगे खेती करने के लिए, बल्कि अब क्षत्रिय और ब्राह्मणों को बड़ी जमीन का मालिक बना देंगे और शूद्रों को उनके नियंत्रण में कर देंगे, ताकि ये बाध्यकारी हो। यहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण या क्षत्रिय हो जो न केवल इनसे खेती कराए बल्कि इनको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही रहने के लिए बाध्य करे। तो यहाँ पर समाज में एक चेंज आएगा गुप्त काल के बाद, कि एक नया सामाजिक वर्ग आएगा जिसको बोला जा रहा है सामंत या फिर भूस्वामी, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है, इसी को आगे राजा कंक्लूड करे, सॉरी इसी को आगे चैप्टर में कंक्लूड किया गया है। बोल रहा है इसके लिए वर्ण व्यवस्था का सहारा लिया गया, सॉरी एक लाइन छूट गई है ना, ओके। जरूरत से ज्यादा फाजिल होने पर इसका अच्छा खासा भाग राजा और पुरोहित ले लेते थे तथा कर की नियमित वसूली के लिए प्रशासनिक और धार्मिक दोनों तरीके निकाले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इन्होंने एक्सपांशन चालू किया, उन क्षेत्रों पर शूद्रों को बसाया, उनसे खेती कराया, खेती प्रोडक्शन बढ़कर आता था तो वो इसका हिस्सा किसको जाता था, राजा को जाता था, पुरोहित को जाता था, ठीक है। अब ये चाहते थे कि हमारे पास यहाँ से एक प्रॉपर टैक्स आए। प्रॉपर टैक्स के लिए ये दो तरीके अपनाएंगे, प्रशासनिक भी धार्मिक भी, ठीक है। क्या था तरीका, इसके लिए वर्ण व्यवस्था का सहारा लिया गया और ऊपर के 3 वर्णों को धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर चौथे वर्ण से अलग कर दिया गया कि भाई हमें ये क्षेत्र बसाना है, क्षेत्र बसाने के लिए हम क्या करें,
क्या किस टेक्निक का यूज करें, तो उन्होंने कहा धर्म का सहारा लो। और धर्म का सहारा कैसे लो कि 4 वर्ण है ना, तो धर्म का सहारा लेकर बोल दो कि ये जो 3 वर्ण है ना, जिसको बोल रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये कहलाएंगे द्विज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको हम वेद पढ़ने का अधिकार, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार देंगे। और जो चौथा वर्ण है ना शूद्र, इसको क्या बोल रखा है, इसके लिए जो स्टेटस है समाज में या धार्मिक रूप से चौथे वर्ण को जगह दी गई, किसकी, इसको बोल दिया गया कि तुम द्विज से वंचित हो, ना तो तुम वेद पढ़ सकते हो, ना तो तुम यज्ञोपवीत धारण कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो अपना अगला जन्म सुधारना, तो तुम इन तीनों को सर्विस दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आपको सर्विस देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहां से शूद्रों पर थोप दिया गया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम है इनको सर्विस देना, और जाकर आप खेती करिए या शिल्प संबंधी काम करिए। आप समझ पा रहे हैं? तो धार्मिक सहारा लिया गया, किस तरह से, खेती का प्रसार करने के लिए, किस तरह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। आगे जो द्विजा थे उनके बीच भी नागरिकों में अंतर किया गया, यानी द्विजा में भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को था कि हमने वैश्य को सम्मिलित तो कर लिया, लेकिन भाई इसको अपने कंपेरेटिवली थोड़ा सा हमको वीक रखना पड़ेगा। तो द्विज में जो 3 आ रहे थे, इसमें से तीसरे को बोला गया कि क्या, ब्राह्मण्स तो हल नहीं उठा सकते, ब्राह्मण्स के लिए खेती करना निषिद्ध है। भाई ये बड़े लोग हैं, इनका बड़ा स्टेटस है, इनका काम केवल ईश्वर से हमें मिलाना है। वही वैश्य द्विज हैं, लेकिन आपको कृषि, पशुपालन और दस्तकारी ये सब काम करने की अनुमति दी जा रही है। ठीक है, और इनका कंपेरेटिवली स्टेटस दे दिया आम लोगों की तरह कि तुम ये काम करोगे। हालांकि डिफरेंस क्या था कि इन दोनों के कंपैरिजन इसका सामाजिक स्टेटस थोड़ा सा अच्छा था पहले, बाद में हमें इसका भी सामाजिक स्टेटस खराब होते हुए दिखाई देगा। कब? जब बड़े सामंतों को थोप दिया जाएगा, बड़े क्षत्रिय और ब्राह्मण्स को जो जमीन दे दी जाएंगी, इनकी खेती की जमीन उनको दे दी जाएगी, और उनके नियंत्रण में जब ये खेती करेंगे तो इनका इंडिपेंडेंट स्टेटस तो चला गया ना, तो इनकी स्थिति कमजोर हो गई ना पहले से। आई होप आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। पुरोहित राजा, इन दोनों वर्गों के बीच कभी कभी करों आदि को लेकर भी झगड़ा होता था। तो देखा आपने कि 4 वर्ण था, स्थिति को मैनेज करने के लिए इन्होंने द्विज वाला कंसेप्ट लाए। ठीक है, सॉरी, द्विज वाले कंसेप्ट में शूद्र को पहले बाहर रखा, खेती का काम सौंप दिया। द्विज में भी वैश्य को बोला कि तुम भी ये काम कर सकते हो। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्या ये इक्वल? भाई ये भिड़ जाते थे कई बार, और ये भिड़ने के बावजूद भी इतने चालाक थे कि झगड़ा होते थे कई बार चीजों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद वैश्य और शूद्रों के साथ ये इनका जो स्टेटस है ना वो नीचे रखने के लिए ये भिड़ते हुए भी जब इनके सामने बात आती थी तो एक हो जाते थे। तो वैश्य और शूद्रों के साथ विरोध में ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसी विरोध भूल कर एक हो जाते थे, है ना। जैसे 2 भाई रोज एक दूसरे को कूट रहे हैं, लेकिन जब पड़ोसी से लड़ाई होगा तो दोनों हाथ पकड़ के उसको पीटने चले जा रहे हैं। तो ऐसा हाल था ब्राह्मण का और क्षत्रिय का। ठीक है, लास्ट में सामाजिक संकट और भूस्वामी वर्ग, ये जो चौथा वर्ण का उद्भव होता है, ये चौथा वर्ण ही एक नया समाज दिखाता है। तो जो आपने देखा बुद्ध काल से लेकर गुप्त काल तक वही सामाजिक व्यवस्था थी जिसकी मैंने बात की, लेकिन आगे चलकर हमें पता लगता है कि 1st सेंचुरी, देखो गुप्त काल तो हमें दिखाई देता 4th सेंचुरी एडी में, लेकिन पृष्ठभूमि कब से बनती है? 1st सेंचुरी एडी से, ईशा की पहली और दूसरी सदियों में वहां शानदार व्यापार और नगरीकरण दिखाई देता है, जहां कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? बड़े लेवल पर ट्रेड दिखाई देगा, बड़े बड़े नगर बसते हुए दिखाई देंगे, नए नए शिल्प का उदय होते हुए दिखाई देगा। और ये वो ऐसी स्थिति हुई जहां पर अब वैश्यों की स्थिति मजबूत होगी। वैश्य जो है, जो उनका समाज में भले स्टेटस नीचे था, लेकिन अब वो बाध्यकारी नहीं है कि मैं यही काम करूंगा। और यहाँ पर ईशा की तीसरी सदी में यानी 3rd सेंचुरी एडी में कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई, जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी ना, उसको तोड़ना चालू किया गया। यानी कि अब अपने वर्ण के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा। तो ईशा की तीसरी सदी में पुरानी सामाजिक संगठन में गहरा संकट आया। इसका चित्रण पुराणों के तीसरी चौथी सदी से संबंध भागों में मिलता है। और पुराण में इसको क्या बोला? कलयुग आ गया, जब वर्ण अपना काम छोड़कर दूसरे काम में घुस रहे हैं। कलयुग का लक्षण विभिन्न वर्णों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना बताया गया। कलयुग वही है जब एक वर्ण अपना काम छोड़कर दूसरे वर्ण का काम करना चालू कर दे। ये जो सम्मिश्रण हो रहा है इसको कलयुग कहा गया, और इसको सामाजिक संकट बताया गया है बकायदा। वर्ण संकर
भी बोला गया, यानी एक वर्ण का दूसरे में सम्मिश्रण हो रहा है। यहाँ वैश्य और शूद्रों ने पहली बार उठ खड़े हुए और अपने ऊपर सौंपे गए उत्पादन का काम करना बंद कर दिया कि भाई तुमने जबरदस्ती हम पर थोप दिया कि हम ही उत्पादन करेंगे, हम ही खेती करेंगे, हम नहीं कर रहे। और विवाह आदि सामाजिक बंधनों में वर्ण संबंधी प्रतिबंधों की भी उपेक्षा की, यानी दूसरे वर्णों में जाकर विवाह आदि करना चालू किया। तो अब समाज का एक नया ढांचा दिखाई दे रहा है 3rd सेंचुरी एडी से। अब इसको बचाने के लिए क्या होगा, राजा वर्ण व्यवस्था के रक्षक और उद्धारक के रूप में सामने आया। राजा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे वापस से चीजों को ठीक करूं, उस पुरानी वर्ण व्यवस्था को कायम करूं, इनको कैसे कंट्रोल करूं। और इसी क्रम में राजा ने भूमि भोगने का अधिकार सीधे पुरोहित, सेनापति, प्रशासकों को सौंपना चालू किया कि अब हम डायरेक्ट तुमको जमीन देंगे ही नहीं, ना शूद्रों को ना वैश्यों को, बल्कि तुमको नियंत्रण में रखेंगे। जमीन हम किसको देंगे, अपने बड़े अधिकारियों को, जो कि पुरोहित होंगे, सेनापति होंगे, प्रशासक होंगे। अब तुम इंडिविजुअल जब उपभोग ही नहीं करोगे, पावरफुल होगे ही नहीं, तो कैसे वर्ण व्यवस्था को चैलेंज करोगे। ओके, तो ये अब तुम पर शासन भी करेंगे, ये इनके नियंत्रण में तुम भूमि को जोतोगे भी, और ये तुमको शिक्षा भी देंगे कि तुम वर्ण व्यवस्था के अधीन रहते हुए ही चीजों को मैनेज करो। ठीक है, तो आई होप यहां तक सभी के क्लियर हो गया होगा। बस यही था, यहां पर एक बहुत बड़ा सोशल चेंज हमें दिखाई दिया। और इसके साथ ही यहां पर कंक्लूड करते हैं कि हमें नई नई व्यवस्था दिखाई दी, जहां पर भूस्वामी वर्ग आया, वहां पर आयुर्वेद का प्रचार हुआ, लेखन कला आई, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का धीरे धीरे वहां पर हमें इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है। गुप्त काल के बाद वैश्य और शूद्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के पास तो आ गए, लेकिन जो एक नया वर्ग दिखाई दिया, जिसे हमने बोला भूस्वामी का वर्ग, ठीक है, इस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो इस ढांचे में विमेन्स जो थी उनका स्टेटस कंपैरेटिवली नीचे गिरते हुए नजर आया। और लास्ट में राइटर बस कंक्लूड कर देता है कि अगर इस पूरे सामाजिक व्यवस्था को देखो तो पाषाण काल का समाज कैसा था। हमने देखा इनिशियली शिकारी और खाद्य संग्राहक, बाद में हमें पशुपालक और कृषक के रूप में दिखाई दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय समाज थी, वैदिक समाज भी ग्रामीण समाज था। फिर हम देखते हैं बुद्ध काल से लेकर जो गुप्त काल वाला टाइम पीरियड था, यहाँ का समाज कैसे वर्ण व्यवस्था आधारित था, शूद्रों पर, वैश्यों पर सामाजिक भार सौंपा गया। और गुप्त काल के बाद हम प्रॉपर डेवलप होते हुए दिखाई देते क्या, भूस्वामी वर्ग, यानी समाज में एक नया वर्ग का उद्भव होता है जिसको हम बोलते हैं भूस्वामी वर्ग। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये था एक छोटा सा चैप्टर नंबर 32। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं हमारे नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।